प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना का किया ऐलान। वंचितों और पिछड़ों को बताया सरकार की पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव। लूट और फूट को बताया कांग्रेस का ऑक्सीजन। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का किया दावा। पीएम मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, केवल वैदिक ऋषि ही नहीं बल्कि राष्ट्र ऋषि भी थे महर्षि दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग। अमृतकाल में करोड़ों लोगों में कर रहा है आशा का संचार। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सोमवार को नवनियुक्त युवाओं को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। पीएम मोदी की उपस्थिति में श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का होगा शुभारंभ। प्रत्यक्ष कर संग्रह में जबरदस्त उछाल। वित्त वर्ष 2023-2024 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.01% और शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.66% से भी अधिक की वृद्धि। चालू वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड जारी। सोमवार को होने वाले विश्वास मत से पहले बिहार में सियासत तेज। पटना में बैठकों का दौर। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से वापस लौटे। आरजेडी के सभी विधायकों को रोका गया तेजस्वी यादव के घर। भाजपा ने बोला हमला। कहा, आरजेडी को सता रहा है विधायकों के भागने का डर। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर बोला जमकर हमला। पूछा, क्या कांग्रेस में रहने के लिए चमचागिरी है जरूरी? राम और राष्ट्र से किसी भी हाल में समझौता नहीं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण था, जब पीएम ने झाबुआ में रेल, शिक्षा के साथ साथ जलापूर्ति और पीने के पानी से जुड़ी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिनसे क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। इस अवसर पर पीएम ने कांग्रेस पर जनजातीय समाज के विकास को अनदेखा करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक और बड़ी सौगात है। पीएम ने झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला शामिल है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय की भी घोषणा की। खरगोन का क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय 170 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है। इसकी शुरुआत 2024-25 के सत्र से हो जाएगी। विश्वविद्यालय से 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। पीएम ने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिक्षा के लिए तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था। सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत बनाने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी।
साथ ही पीएम ने 3,275 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक किस्त भी ट्रांसफर की गई। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि वन संपदा कानून में बदलाव करके आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य की अनदेखी की। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होंगे। पीएम ने कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार दिया। इनको लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। युवाओं ने विश्वविद्यालय की स्थापना को बहुत लाभकारी बताया। बहुत ज्यादा फायदा होगा जनजातीय लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो या बाहर जाते हैं, जैसे कि बेंगलोर या फिर रतलाम है, इंदौर जाते हैं। पर इससे क्या है, यहाँ स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरे राज्यों में जाकर जो पढ़ाई कर रहे थे उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई शिक्षा के स्तर पर मोदी जी ने जो कदम उठाया है, शिक्षा के प्रति युवा जागरूक होंगे। पीएम के हाथों मिला विकास परियोजनाओं का तोहफा झाबुआ और आसपास के जिलों में न केवल अवसरों के नए द्वार खोलेगा, साथ ही देश की विकास यात्रा में जनजातीय समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। ये समारोह गुजरात के मोरबी में स्थित स्वामी जी की जन्मस्थली टंकारा में हुआ। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि उनके जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक अलग प्रभाव है। पीएम ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के मन में भारत को लेकर जो विश्वास था, अमृतकाल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। पीएम ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी के लिए महर्षि दयानंद जी के संदेश को याद किया। महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए कुल 14 नामों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 7 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत, नवीन जैन के नाम शामिल हैं।
वहीं बीजेपी ने बिहार से 2, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, पश्चिम बंगाल से समीक भट्टाचार्य, हरियाणा से सुभाष बराला, बिहार से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर कर्नाटक में थे, जहां महत्वपूर्ण पार्टी बैठकों के अलावा अमित शाह सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज के कल्याण के लिए सुत्तूरू मठ और उनके संतों के योगदान को सराहते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। अपनी मैसूरू यात्रा के दौरान अमित शाह सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के साथ साथ योग, आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। अमित शाह ने अयोध्या में सुत्तूरू मठ की एक शाखा खोलने का निर्णय लेने के लिए श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी की सराहना की। 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमित शाह ने समाज के कल्याण के लिए सुत्तूर मठ और उनके संतों के योगदान को भी सराहा। सुत्तूर मठ ने भी अयोध्या में अपना काम शुरू करने का, अपनी शाखा खोलने का निर्णय किया है, इसलिए मैं सुत्तूर स्वामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने लोकसभा की चुनाव रणनीति पर चर्चा की। साथ ही मैसूरू क्षेत्र की 4 लोकसभा सीट के पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की। We discussed in detail about the strategy for the upcoming Lok Sabha elections, and all our leaders have assured our Home Minister that Bharatiya Janata Party, JDS put together, we will fight all the 28 Lok Sabha constituency unitedly, and we will put 100% efforts to win all the 28 Lok Sabha constituencies. इसके अलावा अमित शाह ने चामुंडी हिल्स का दौरा भी किया और मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ प्रहलाद जोशी और कर्नाटक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र उनके साथ मौजूद रहे। आशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी 2024 तक सकल संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 17.30% अधिक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एक रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी कि देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी पिछले साल के मुकाबले 20.25% बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए संशोधित अनुमानों का 80.23% है। CBDT ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के ये आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉरपोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। कॉरपोरेट इनकम टैक्स में 13.57% और पर्सनल इनकम टैक्स में 26.91% की वृद्धि हुई है। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवाओं के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ उपस्थित रहेंगे। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से UPI सेवाओं के लॉन्च का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की जाएंगी। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए UPI निपटान सेवाएं संभव हो सकेंगी। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे
और भारत और मॉरिशस दोनों देशों में निपटान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। भारत सरकार ने नए युग के प्रभावशाली व्यक्तियों और रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है और 20 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगों से आवेदन करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारे क्रिएटर समुदाय के लिए एक महान अवसर है जो पूरे भारत के असाधारण प्रतिभा को उजागर करता है। चाहे वो नवाचार कर रहे हों, प्रेरणा दे रहे हों या बदलाव की अलख जगा रहे हों, हम अपनी युवा शक्ति का उत्सव मनाना चाहते हैं। आगे बढ़ें, भाग लें और देश को प्रतिभाशाली रचनाकारों का हौसला बढ़ाने दें। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के नामांकन के लिए माईगॉव इंडिया ने एक वीडियो भी साझा किया है। 3, 2, 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवकों को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से निष्कासन पर सवाल किया कि क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठ बोलना और राम का अपमान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निष्कासन तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकालने का पत्र जारी करते हुए उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कल सोमवार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेगी। साथ ही स्पीकर के खिलाफ सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी कल ही चर्चा होगी। इसे देखते हुए राजधानी पटना में रविवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। राजनीतिक गलियारों में दल बदल की अफवाहों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि खेला हो चुका है, पर किसके गुट में यही देखना बाकी है। हरियाणा में प्रशासन सतर्क है। 12 जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पाबंद हैं और ये सब इसलिए कि 13 फरवरी को हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आम जन के लिए हिदायत है कि आवश्यक ना हो तो 13 फरवरी तक राजमार्ग पर ना निकलें और हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया से आप ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली में भी पुलिस ने सुरक्षा के कई कदम उठाए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। सिंघू बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि विरोध करने का तरीका लोकतांत्रिक परिवेश में सही नहीं है।
22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान ही आमंत्रित थे। उसके बाद से प्रतिदिन श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या का रुख कर रहे हैं और रविवार को उत्तर प्रदेश के विधायकों को मुख्यमंत्री और स्पीकर के आमंत्रण पर यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा 100 क्यूब कार्यक्रम पर कहा कि इसका मकसद 2036 तक 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 100 स्टार्टअप स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत में उद्यमिता की संस्कृति का लक्ष्य हम साथ मिलकर हासिल करेंगे। 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर ओडिशा के युवा भारत के विकास में अहम रोल निभाएंगे और आईआईटी भुवनेश्वर राज्य की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। भारत में आज स्टार्टअप इकोसिस्टम एक नई ऊंचाई तक जा रही है। 2014 में इसकी संख्या 350 थी, आज उसकी संख्या 1,20,000 तक पहुंच चुकी है। उड़ीसा में भी उसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर ने आज एक रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप पार्क का फाउंडेशन स्टोन दिया है। इसमें एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हाथ में लेके उड़ीसा में जितने इंक्यूबेशन सेंटर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हो, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज़ की हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की जितने सारे इंक्यूबेशन सेंटर है, सभी के बीच में एक फेडरल नेटवर्क खड़ा करके फेडरेशन उनकी बना के यहाँ की टैलेंट पूल को गैल्वेनाइज करने के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने रविवार को कहा कि अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा से डीएमके, मुख्यमंत्री स्टालिन और राज्य के भ्रष्ट लोगों को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने हार्बर विधानसभा क्षेत्र में एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा की सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में एल मुरुगन ने कहा कि अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा से सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और द्रमुक और राज्य के अन्य भ्रष्ट नेता डरे हुए हैं। डीएमके पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में जहर घोलने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा तमिलनाडु और पुदुचेरी की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रविवार को नई दिल्ली में सद्गुरु उदय सिंह जी के 208वें प्रकाश पर्व के मौके पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का और 10 रुपये का मुद्रा सिक्का जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सद्गुरु उदय सिंह जी के विचार चिरकाल तक राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे। गौरतलब है कि सद्गुरु उदय सिंह जी समाज में मौजूद कुरीतियों को समाप्त करने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी सद्गुरु उदय सिंह जी का अहम योगदान रहा। दो सिक्के जो है सरकार ने तय किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक 200 रुपये का कमेमोरेटिव सिक्का और साथ में एक 10 रुपये का करेंसी सिक्का जो कि चलने वाला वो सिक्का जो है वो प्रस्तुत किया गया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस प्रकार से इस सरकार में शामिल होते हुए और ये कर्तव्य का बोध सामने रखते हुए आज का ये हम पंजाबी में कहते हैं उपराला या आज का जो दिन है वो संभव हो पाया। देश दुनिया के सामने जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए, सद्गुरु राम सिंह जी के आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का काम जो है वो लगातार बढ़ता रहे। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने के बाद इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। समान नागरिक संहिता विधेयक के अधिनियम बनने के बाद इसको सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नियमावली ड्राफ्ट बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें 4 पदेन सदस्य भी हैं। समिति यूसीसी के प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को सुगमता से लागू करने के लिए तथ्यों का समावेश करेगी। उत्तराखंड सरकार एक्ट बनने के बाद यूसीसी को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा से पारित हो चुका है। विधेयक राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा।
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम होर्न रविवार को भारत दौरे पर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए आसियान महासचिव का हार्दिक स्वागत। उन्होंने महासचिव की यात्रा को भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7वें हिंद महासागर सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेरी पहली यात्रा संपन्न हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद 100% है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल कर लेना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को स्थायी सीट मिलते हुए नहीं देख सकते। I'm 100% certain we will get there. But I will also tell you this honestly. We will not get there easily because world is competitive. There will be those who will try to block us, who will make that passage difficult, who will put some kind of obstacle, some kind of argument in the way. Culture. So that sense today that India is trusted, India is well regarded, a lot of people want to see us. And you know, it's a very interesting thing. In the UN, actually every year in different bodies of the UN, there are elections. If you look, India is one of those countries which consistently does well in those elections. We often do better in those elections than the 5 who are already in the Security Council. So that should tell us something, you know, that we enjoy in that sense the trust and confidence of the world. So our time is coming, you know, but we have to work for it. We have to make sure at home we get everything right, that the path we have followed, we now need to sort of accelerate that and go forward. And I'm sure as that takes place, we will get. भारत का रणनीतिक महत्व, जनसांख्यिकीय लाभ और संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना पहल में पर्याप्त योगदान को देखते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देना समय की मांग है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपो ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे भारत के बढ़ते दबदबे को बल मिला है। रूसी राजदूत ने कहा कि हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत वैश्विक संतुलन को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों के हित पर केंद्रित एजेंडे में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हमने हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। देश को एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, गहन चिंतक होने के साथ साथ कुशल संगठनकर्ता भी थे, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम को स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत समस्त देशवासियों ने आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से शत शत नमन। उन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर देश को आगे ले जाने का मार्ग दिखाया, जो विकसित भारत के निर्माण में भी प्रेरणा स्रोत बना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर नमन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी और वंचितों के अधिकारों के रचनापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः वंदन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि राष्ट्रवाद की प्रखर आवाज, अंत्योदय के प्रणेता, हमारे प्रेरणापुंज श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक थे और उन्होंने जो रास्ता दिखाया, आज उस रास्ते पर चलते हुए एकात्म मानव दर्शन की सोच को पूर्ण करते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, देश के गरीबों को एम्पावर्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सालों पहले एक ऐसे व्यक्तित्व ने जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक लगातार अपने पूरे जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समाहित करते हुए देश में नहीं दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई, राजनीति का एक नया दर्शन दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगला चंद्रभान गांव में 25 सितंबर 1916 को पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक होने के साथ साथ वो एक ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम को स्थापित किया। सन 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहायता मांगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 11 फरवरी 1968 के दिन अचानक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आकस्मिक मृत्यु हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय सेना द्वारा समय समय पर अपने जवानों के कौशल को निखारने के लिए अभ्यास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसी क्रम में राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन रेंज में वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास संचालित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दिन और रात दोनों समय अग्निवीरों सहित टैंक क्रू के कौशल को निखारना है, जिससे युद्ध क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और परिचालन तैयारियों को बढ़ाया जा सके। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में भाजपा उत्तर कोलकाता महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो साझा किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और अपराधी शाहजहां शेख और उसके आदमी लड़कियों और नवविवाहित महिलाओं का अपहरण करते हैं और कई दिनों तक उनका यौन उत्पीड़न करते थे। उन्होंने कहा है कि अब ममता बनर्जी अपनी चुप्पी से इस अपराध की सहभागी बन चुकी हैं। उनकी निष्क्रियता से करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में आरोपी शेख शाहजहां और ईडी अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने वाले उसके साथी 1 महीने बाद भी फरार हैं। वाराणसी के गौर गांव में भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। योजनाओं के बारे में जानकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। यह है वाराणसी का गौर गांव। यहां भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने एक दिन का प्रवास किया। इस दौरान सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। आने का मुख्य उद्देश्य है पार्टी की जो योजना है
पहला जाकर के सांगठनिक कार्यों को पूरा करना है। हमने आकर के सर्वप्रथम यहाँ पर अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ समिति की बैठक किया, लोगों से चर्चा किया और सभी लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही उन्होंने गौरगांव में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी की। गौरगांव बीजेपी के लिए पारंपरिक और ऐतिहासिक गांव भी है, क्योंकि यहाँ के सुरेश सिंह, जो कि 99 वर्ष के हैं और जनसंघ के जमाने के प्रत्याशी रह चुके हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अद्भुत नेता मानते हैं। आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें 3 महान गुण हैं। बिल्कुल राष्ट्र को समर्पण है, मन वाणी कर्म तीनों। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी जो इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत गांव में आए हैं, वो अपनी पूरी बूथ समिति, पन्ना समिति और सारे सैनिक परिवारों के घर गए, अपनी सामाजिक बस्तियों में गए। गांव चलो अभियान में हमारे क्षेत्रीय काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय दिलीप पटेल जी हमारे पधारे हुए हैं और हम लोग उनके साथ में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के आयोजन से जहां ग्रामवासियों में भाजपा की पैठ और मजबूत हो रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। गौर गांव है और आह्वान है चलो गांव की ओर। कितना समन्वय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का इस गांव में लाभार्थियों के साथ, मतदाताओं के साथ किस तरह रुख मोड़ रहे हैं मतदाताओं का अपने नायक और यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री की तरफ, पार्टी की तरफ, पार्टी की नीतियों के बारे में बता के, नेतृत्व के बारे में बता के और लाभ के बारे में बता के। सबका साथ सबका विकास यानी शहर और गांव दोनों ही शामिल हैं इस चलो गांव की ओर के साथ। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, गौरगांव, वाराणसी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आज द स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली के 57वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। तो दिल्ली में द स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। तो विभिन्न जो पुरानी कारें थीं वो इस समारोह में हिस्सा ले रही थीं और केंद्रीय मंत्री ने भी वहां पर इसका जायजा लिया। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, मंत्री बीएल वर्मा, प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और जेएनयू में बराक हॉस्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और बागवानी उत्पादों और स्टार्टअप को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों में फैली विकास परियोजनाओं में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में स्थित उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और जेएनयू स्थित बराक हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग 52 मिनिस्ट्रीज का
जो काम होता है उसका जितने भी बजट है उस बजट में 10% मिनिमम नॉर्थ ईस्ट में हर मिनिस्ट्री खर्च करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का स्टॉल भी लगाया गया। निगम के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर राजकुमार सिंह ने कहा कि हमारा मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण कलाकारों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। ये एक कौना एक घास है जो मणिपुर में पाई जाती है, उसको सुखा के ये चीज़ बनाई जाती है, इस आकार में लाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं चीज़, ये मेघालय से है जिसको ग्रीन बैम्बू कहा जाता है। इसको बहुत ही हल्का लेकिन बहुत महीन काम ये करते हैं वहाँ के कारीगर। तो ये है, ये असम का बेल मेटल है जो बोरपेटा में ज़्यादा इसका काम होता है, जो बहुत ही पूरे विश्व में अब इसकी चर्चा होती। सो कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं, और ये वहाँ का स्टॉल है जो नेचुरल डाई किया जाता है, तो एक प्रकार से सस्टेनेबल है। गौरतलब है कि उत्तर पूर्व राज्यों में केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से रोजगार सृजन के नए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3,49,291 रोजगार सृजित हुए और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साथ उत्तर पूर्व उद्यम कोष की शुरुआत भी हुई है, जिससे वहां विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील किसानों को स्टॉल लगाने से रोजगार, कारोबार और व्यापार की उनके लिए संभावनाएं भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा और मुकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। असम के गुवाहाटी में भाजपा के वॉल पेंटिंग अभियान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने दीवार पर कमल के चिन्ह को रंग से भी उकेरा। भाजपा की ओर से पूरे देश में ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों के घरों की दीवारों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का चित्र उकेरा जा रहा है। इसी क्रम में ये कार्यक्रम असम में भी आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत आज दुनिया का एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी वर्गों के लिए जो भी निर्णय लिए हैं उसके कारण देश को शक्ति मिली है। इससे जनता खुश है और अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। देश के जनता को सशक्तिकरण बनाने के सिलसिले में मोदी जी सफल हुए हैं और सबका आत्मविश्वास 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना बढ़ चुका है और सबको पिछले 10 साल के अंदर सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सही मौका दी गई है। आज देश की जनता, सभी वर्गों की जनता बड़े इज्जत से जीवन जीने के लिए आज उनको एक माहौल मिली है। तो इसलिए जनता खुश है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बीजेपी की बनेगा, ये निश्चित हो गया है। वाराणसी सांस्कृतिक और आस्था की नगरी होने के साथ प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। धर्म, आध्यात्म और पर्यटन की नगरी में प्रकृति प्रेमी सैलानियों के घूमने टहलने के लिए ढेरों स्थान हैं, जिसमें मार्कंडेय महादेव में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा सैलानियों को काफी आकर्षित कर रहा है। मार्कंडेय महादेव का एक घाट भी बनाया है यहाँ के क्षेत्रीय सांसद ने, जो काफी खूबसूरत है देखने में। प्रवासी पक्षी जो प्रकृति के कितने करीब हम लोगों को ले आते हैं, साथ ही वहाँ दूर गंगा और गोमती का संगम भी है जिन्हें आप देखने आ सकते हैं। पाथवे बनवा दिया गया है यहाँ के सांसद द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा, जिससे लोग पैदल चलकर भी संगम का वह पवित्र तीर्थ स्थल जो होता है गंगा गोमती का, उसे भी देख सकते हैं। प्रवासी पक्षी तो आते ही हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन या पर्यटन जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयास कर रही है, उसको लोग कैसे देख रहे हैं? एक यहाँ के लोकल ही हैं, आप अपने बारे में बताइए और किस तरह से देखते हैं ये जो पक्षी आ रहे हैं? यहाँ पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा ये स्थान है और अभी काफ़ी विकास यहाँ पे हो गया है। सबसे बड़ी बात कि ये तो आदि गंगा गोमती जो हम लोग बोलते हैं वह हमारे पास में है और गंगा और गोमती का ये संगम है। ये संगम ही बड़ा दुर्लभ है और यहाँ पे नाना प्रकार के पक्षी आए हैं
बाहरी पक्षी हैं, इससे बहुत अच्छा माहौल बनता है। इस समय तो साइबेरियन जो प्रवासी पक्षी आए हुए हैं, इनको भी देखने के लिए वाराणसी शहर से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से लोग नहाकर मार्कंडे जी का दर्शन करके एक पर्यटक स्थल के रूप में एक खूब बहुत बढ़िया से स्थापित हो रहा है। गंगा गोमती के जो संगम स्थल है वहाँ तक ये घुमाने ले जाते हैं। दुर्लभ दृश्य है ये साइबेरियन जो दूसरे देश से ये पक्षी आए हुए हैं, और उनको भी लोग कुछ न कुछ खिलाते हैं। जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बेचते हैं, तो उनको भी रोजगार मिल रहा है। यानी विकास भी है और धर्म के प्रति आस्था भी। मार्कंडे महादेव का यह घाट माँ गंगा और गोमती का संगम तक। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, मार्कंडे महादेव, कैथी, वाराणसी। पाकिस्तान में चुनाव के बाद अनिश्चितता का माहौल है। चुनाव परिणामों में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के समर्थक उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 97 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने 76 सीटें जीती हैं, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP 54 सीटों पर विजयी रही है। कई छोटे दलों के उम्मीदवार भी जीते हैं। इस स्थिति में किसी की सरकार बनेगी ये स्पष्ट नहीं है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 134 के आंकड़े को छूना होगा। पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और देश भर में विरोध प्रदर्शन की अपील की है। इससे पहले पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक गतिरोध और आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के बीच बृहस्पतिवार को नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। बांग्लादेश के ढाका में हमदर्द विश्वविद्यालय में रविवार को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमदर्द विश्वविद्यालय के सभागार में एक परिचर्चा और सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उच्चायुक्त ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल के बारे में वैश्विक प्रवचन में पारंपरिक चिकित्सा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला। प्रणय वर्मा ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत साझेदारी को प्रोत्साहित किया, जिसमें भारत में WHO के नए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भी शामिल है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 254 रन का पीछा करते हुए टीम इंडिया 43 ओवर 5 गेंदों में ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए आदर्श सिंह ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। उनके अलावा मुरुगन अभिषेक ने 42, मुशीर खान ने 22 और नमन तिवारी ने 14 रन बनाए। इनके अलावा कोई और बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। इससे पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हरजस सिंह ने सर्वाधिक 55 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान वेबगेन ने 48, हैरी डिक्सन ने 42, ओलिवर पीक ने 46 और टॉम स्ट्रैकर ने 8 रन बनाए। भारत के लिए राज लिम्बानी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि नमन तिवारी ने 2 विकेट, सौम्य पांडे और मुशीर खान को एक सफलता मिली। बुंदेसलीगा में बायर्न लेवरकुसेन ने बायर्न म्यूनिख को हराया। वहीं EPL में लिवरपूल ने बर्नले को हराने में कामयाबी पाई। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने जिरोना को मात दी, तो वहीं फ्रेंच लीग में PSG ने जीत दर्ज की। फुटबॉल जगत से जुड़ी इन सब खबरों पर आइए एक नज़र डालते हैं सॉकर रैप में। बुंदेसलीगा में खेले गए मैच में बायर लेवरकुसेन ने बायर्न म्यूनिख को 3-0 से मात दी। इस जीत का मतलब है कि लेवरकुसेन अब सब प्रतियोगिताओं को मिलाकर 31 मैच में अविजित है। इस जीत के साथ बायर लेवरकुसेन ने बुंदेसलीगा के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बना ली है। डिफेंडिंग चैंपियन बायर्न म्यूनिख फिलहाल लीग में दूसरे स्थान पर है। बायर्न म्यूनिख ने 11 बार बुंदेसलीगा खिताब जीता है। लिवरपूल ने बर्नले को हराकर फिर से प्रीमियर लीग के शीर्ष पर जगह बना ली। लिवरपूल ने बर्नले को 3-1 से मात दी। लिवरपूल इस मैच में अपने फर्स्ट चॉइस गोलकीपर एलिसन के बिना खेल रही थी, जो फिलहाल बीमार हैं। सिटी की एवर्टन पर 2-0 की जीत के बाद कुछ समय के लिए लिवरपूल शीर्ष से हटी थी।
लेकिन इस जीत के बाद वो शीर्ष पर वापसी करने में कामयाब रही। लिवरपूल ने शीर्ष पर 2 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि लिवरपूल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1 मैच ज्यादा खेला है। जूड बेलिंघम के 2 गोल की मदद से लीडर्स रियल मैड्रिड ने खिताब की दावेदार जिरोना को 4-0 से मात दी। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने ला लीगा के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बना ली है। अब बेलिंघम इस सदी में रियल मैड्रिड के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले मिडफील्डर बन गए हैं। लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए लील को 3-1 से मात दी। इस जीत के साथ पीएसजी ने लीग 1 के शीर्ष पर 11 अंक की बढ़त बना ली। इस मैच में किलियन एम्बापे नहीं खेले थे। पीएसजी के मैनेजर ने चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में बुधवार को रियल सोसिदाद के खिलाफ होने वाले मैच से पहले उन्हें आराम दिया। 11 बार की फ्रेंच चैंपियन पीएसजी लीग में शीर्ष पर मजबूती से बरकरार है। नीस दूसरे स्थान पर है, वहीं लील चौथे स्थान पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड का कहर जारी है। कल श्रीनगर में तापमान 0 से 4.9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि ठंड की स्थिति बनी रहेगी। कश्मीर में चिल्लई कलां की 40 दिन की अवधि 29 जनवरी को खत्म होने के बाद अभी कश्मीर में 20 दिन का चिल्लई खुर्द चल रहा है, जो कि 18 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद 19 फरवरी से 28 फरवरी तक चिल्लई बछा की अवधि शुरू होगी। श्रीनगर में ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आज देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड एक बहुत ही पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह का मुख्य आकर्षण गार्ड का बदलना है, जहां पुराने गार्ड नए गार्ड को जिम्मेदारी सौंपते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की गवाह बनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के गोविंदा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर अभिनेता और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर रहे। चेन्नई में एक यात्रा में भाग लेने के साथ ही उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। जेपी नड्डा चेन्नई में एक यात्रा में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। उधर गुवाहाटी में भाजपा की ओर से पूरे देश में ग्रामीण और शहरी इलाकों में दीवारों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का चित्र उकेरा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की नीति के कारण देश लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 के कोयम्बटूर कार बम विस्फोट मामले और आईएसआईएस भर्ती मामले में तमिलनाडु में कुल 21 स्थानों में छापेमारी की। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय सेना द्वारा समय समय पर अपने जवानों के कौशल को निखारने के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन रिज में वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास संचालित किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।